तो हम जब बात करते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से वो मेजर पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी हमारे देश का बैकबोन है। बैकबोन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लो, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे हम लोग मैन्युफैक्चर सेक्टर कहते हैं, और दूसरा अगर आप सर्विस सेक्टर ले लो, तो इन दोनों सेक्टर का जो बेस है वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो आज भारत की और भारतीय अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक आबादी को आज भी ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे ये एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो। अब प्रश्न उठता है कि ये दो प्रकार की एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर द्वारा जो दो प्रकार के आपने एम्प्लॉयमेंट की बात किया, एक आपने बात किया कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हो, और दूसरा आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे किसान डायरेक्ट उससे बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे रहते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। इट्स एलाइड सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उससे संबंधित उद्योगों पर ये काम करते हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या है, कृषि है, हमने लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इन्हीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, सीड्स इंडस्ट्री लग रही है, कंपोस्ट यानी जो खाद इंडस्ट्री लग रही है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। अब एक टेक्निकल वर्ड और आता है, इकोनॉमिक्स में टेक्निकल वर्ड आता है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर का फॉरवर्ड इफेक्ट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का पहला आपका होता है फॉरवर्ड इफेक्ट, और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है बैकवर्ड इफेक्ट। तो दो प्रकार के इफेक्ट जरूर देख लीजिएगा। तो फॉरवर्ड इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर से देश की जीडीपी को बढ़ाते हैं। सपोज दैट एग्रीकल्चर सेक्टर से मान लीजिए आज हमको गेहूं उत्पादन हुआ, और उस गेहूं उत्पादन के परिणाम स्वरूप पार्ले जी कंपनी ने बिस्किट बनाया और देश की यूटिलिटी में वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड इफेक्ट कहते हैं। यानी देश के जो अग्रिम, जो अग्रगामी आने वाली इकोनॉमिक आर्थिक प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, उनको हम लोग जब ऑपरेट करते हैं तो इन्हें अग्रगामी योजनाएं कहते हैं। और बैकवाश इफेक्ट का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मेंटेन रखने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर का उत्पादन करना, ठीक है, हल का उत्पादन करना जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है, ट्राली का उत्पादन करना, इसके लिए खाद की व्यवस्था करना, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इरिगेशन के लिए पंपिंग सेट की व्यवस्था करना, दैट इज कॉल्ड बैकवाश इफेक्ट। दो प्रकार के इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से ब्रेड बिस्किट बनते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी को लीड करता है, और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर को चलाने के लिए कुछ चीजों की इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, मैंने बताया जैसे ट्रैक्टर हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के इफेक्ट जनरेट करते हैं, और इन दोनों प्रकार के इफेक्ट से हमको इंप्लॉयमेंट मिलता है। चाहे वो ब्रेड इंडस्ट्री पे बात कर लीजिए, चाहे वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे बात कर लीजिए। तो बैकवाश इफेक्ट एंड फॉरवर्ड इफेक्ट, दोनों प्रकार के इफेक्ट से हमको इंप्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि एग्रीकल्चर आज भी हमारा बैकबोन है। और बैकबोन क्यों? क्योंकि इसके जो फॉरवर्ड इफेक्ट है, जो इसके बैकवर्ड इफेक्ट हैं, ये दोनों आज भी स्ट्रांग है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ जीविका के साधन भी प्रोवाइड करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो लगभग 18% योगदान कर रही है। ठीक है, एक समय हुआ करता था जब इसका योगदान 80% हुआ, लेकिन अन्य सेक्टर्स जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, अन्य सेक्टर जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनके योगदान के कारण यानी उनकी वृद्धि के कारण, यह नहीं हम कह सकते कि एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान घटा है, यह कहना गलत है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर का योगदान
पूर्व की अपेक्षा कई गुना बढ़ा है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, जैसे माल्थस का थ्योरम क्या कहता है, माल्थस का सिद्धांत साफ साफ कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में जो कृषि उत्पादन होता है वो अंकगणितीय विधि से बढ़ता है, जबकि जनसंख्या ज्योमेट्री मेथड से बढ़ती है। तो हमारे देश में जो जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान का शेयर कम हुआ है, लेकिन रियलिटी यह है कि शेयर आपका जीडीपी में उतना है, बल्कि आपके इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमको ये कम प्रतीत होता है, बल्कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ज्यादा आगे की ओर आया है। भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ ये विकसित हुई है। और आज भी भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक समय ये मानसून का जुआ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत प्रमुखता से खड़ा किया है और आज ये अनसर्टेनिटी वाला जो माहौल था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर की जो सिस्टम्स है, जो हमारे पास रणनीतियां हैं, जो स्ट्रेटजी है, वो काफी स्ट्रेटजी हमारी इंप्रूव हुई है। तो यहां पर हम विस्तार से एग्रीकल्चर सेक्टर की विशेषताओं के विषय में जानेंगे, समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, निर्वाह कृषि के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो जीविका का प्रमुख स्थान रखती है, जीविका के प्रमुख स्थान के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भारतीय कृषि सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में है निर्वहन खेती, अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारत में लोग रहते हैं वो निर्वाह के लिए आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट निर्भर करते हैं। और निर्वाह क्षेत्र का आज भी ये प्रमुखता से क्या करता है, सर्वाइवल कर सकता है, अर्थात निर्वहन का कार्य संपादित करता है। तो निर्वाह एक प्रकार की खेती को संदर्भित करता है। किसान केवल खुद को इससे निर्वहन नहीं करते, बल्कि अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों के निर्वहन का आधार आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ही बना है। इस समय देखो, अब आपके पास क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक तो फूड ग्रेन आपका आता था। फूड ग्रेन जो आपने क्या हुआ, जैसे आटा, जैसे गेहूं, चावल, दालें हैं, ये फूड ग्रेन है। लेकिन अब हमने क्या किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जब मिक्स हो गया, तो हमारे पास क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जो फूड ग्रेन की टाइम लायबिलिटी को बढ़ा दे रही थी। टाइम लायबिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक गेहूं जो अनाज था, गेहूं का अनाज, वो साल भर में खराब होने लगता था, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने क्या किया कि उनका जो टाइम लायबिलिटीज था वो टाइम लायबिलिटीज बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब लोगों के सर्वाइवल का ये मुख्य आधार बन गया। पहले अनाज होता था, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में अनाज उत्पन्न होता था, लेकिन साउथ इंडिया जाते जाते समाप्त हो जाता था या खराब हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपका टमाटर है, एक सीजन में होता है और उसके बाद क्या होता है, ये समाप्त होने लगता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हमने उसमें समय तत्व को जोड़ दिया है। जब टाइम वैल्यूज को हमने जब इसमें इंक्लूड कर दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो एग्रीकल्चर सेक्टर की एक प्रमुख विशेषता बन गई कि अब फूड ग्रेन में जो टाइम लिमिटेशंस है वो बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब ये सभी के जीवन निर्वाह का मुख्य आधार बन गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग सभी लोग डिपेंड है और ये सबसे ज्यादा निर्वहन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन हाँ, एक विशेष बात होती है कि जो भारत में किसान है वो मोस्टली छोटे और सीमांत किसान बहुत हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह डिफिनीशन बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे और सीमांत किसान भारत में कुल किसानों का
80% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं और प्रत्येक के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि आज भारत में उपलब्ध है। जबकि आप पंजाब देख सकते हो या डेवलप्ड कंट्री अमेरिका देख सकते हो तो वहां किसानों के पास बड़े एक लैंड उपलब्ध होते हैं। तो जब बड़े लैंड उपलब्ध होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्रोडक्टिविटी में अंतर आते हैं। भारत में जब लैंड का साइज काफी छोटा हो जाता है, ठीक है, एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को हम लोग सीमांत किसान कहते हैं और 1 हेक्टेयर से अधिक बड़ी भूमि वाले किसानों को हम लोग छोटे किसान के अंतर्गत उनको संदर्भित करते हैं। तो जब आपकी एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका जब साइज छोटा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम स्वरूप उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक से मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जब आपके खेतों का साइज कम हो जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी सीमांत उत्पादकता निश्चित रूप से प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वास्तव में निगेटिवली इफेक्टेड हो रहा है। इसलिए क्योंकि लैंड होल्डिंग का साइज लगातार बढ़ता घटता चला जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देश स्वतंत्रता के पश्चात हमने चकबंदी और हदबंदी नाम के 2 टर्मिनोलॉजी यूज किए थे। चकबंदी एक करी गई ताकि छोटे छोटे सीमांत किसान के जो लैंड्स हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह पर लाया जाए, और दूसरा एक टेक्नोलॉजिकल शब्द है सीमाबंदी। और सीमाबंदी के अंतर्गत क्या होता है कि जो किसानों की छोटी लैंड है, क्योंकि देखिए एक परिवार है, एक परिवार में अगर 2 भाई रहते हैं तो एक खेत का बंटवारा 2 पार्ट में हो जाता है। फिर अगर उनके 2 बच्चे हुए तो इस तरह हमारा बहुत छोटा एक खेत हो जाएगा। तो सरकार ने एक अधिनियम पास किया और उस अधिनियम के अनुरूप एक निश्चित छोटी सीमा से, एक छोटी निश्चित सीमा के अंतर्गत जो खेत है उसको अधिनियमित या रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम जान रहे थे कि जो हमारे खेत हैं अगर उनका साइज लगातार कम होता चला गया तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लगातार कम होता जाएगा। तो सरकार ने एक लिमिट तक तो खेत छोटे होते गए, उनको रजिस्टर्ड करते चले गए, लेकिन जब सरकार ने देखा कि नहीं, खेतों का आकार कुछ ज्यादा स्पीड से नहीं छोटा हो रहा है, इस पर मशीनों को चलाना तो संभव ही नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप हमारे जो खेत हैं, खेत का अधिकतर भूमि क्या हो जाएगा, मेड़ से ही आच्छादित हो जाएगा। तो हमारे पास कल्टीवेशन लैंड उपलब्ध कहां होगी। तो सरकार ने इन पहलुओं पर गौर करते हुए सीमा बंदी की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दिया कि यदि खेत का आकार यदि इससे छोटा है तो हम उसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, अर्थात उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आज भी हमारा, क्योंकि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है और हमारे पास क्या होता है, हेरिटेज के रूप में लैंड मिलती है, तो इसका डिवाइडेशन होना निश्चित रूप से, लेकिन एक निश्चित सीमा के नीचे का जो खेत होगा उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। परिणाम स्वरूप हम छोटे खेतों से बचना प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप हमारे पास जो सीमांत किसान है उस सीमांत किसान की संख्या तो बढ़ी, लेकिन अब और छोटे क्या होता है, जो खेत का साइज है वो छोटा करने के लिए सरकार ने सीमाबंदी जैसा कानून ला दिया। तो भारत में 2 प्रकार के कानून लाए गए। एक आपका चकबंदी था, चकबंदी के अंतर्गत जो हमारी बिखरे हुए खेत थे उनको एक जगह पर कलेक्ट कर देना सीमाबंदी चकबंदी कहलाता है, लेकिन एक खेत के न्यूनतम साइज के आकार को निर्धारित कर देना सीमाबंदी कहलाता है। तो ये 2 कानून आए जिन्होंने निर्वात क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी पर विचार करना तथा एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अब हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा 2 प्रकार का हम कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का कल्टीवेशन करते हैं इस समय। तो पहला कल्टीवेशन आपने देखा होगा कि अभी तक हम अपने खेतों पर क्या होता था, अगर मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूं कि हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। आप याद रखिएगा इस टर्मिनोलॉजी का नाम ट्रेडिशनल फार्मिंग, जिसको कहते हैं पारंपरिक कृषि करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। जिसके अंतर्गत ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था, हम अपने खेतों में गेहूं उगाते थे, हम अपने खेतों में चावल उगाते थे, हम अपने खेतों में ज्वार उगाते थे, बाजरा उगाते थे, ईटीसी, जिनको हम अपनी फैमिली के अंतर्गत कंज्यूम करते थे या बाजार में बेचते थे। लेकिन अब
ट्रेडिशनल फार्मिंग का समय समाप्त हो गया है। अब हम एक खेत में ट्रेडिशनल फार्मिंग के अलावा हम लोग क्या करते हैं, आपका कॉमर्शियल क्रॉप्स की तरफ आगे आ गए हैं। अब कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है जैसे हम लोग के न अपने खेतों में क्या कहते हैं, आपका एलोवेरा की फार्मिंग करना चालू कर दिए, तो एलोवेरा को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बल्कि एलोवेरा का प्रयोग कहां पर होता है? ब्यूटी फार्मिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, उन एलोवेरा फार्मिंग्स को, एलोवेरा को खरीदते हैं और उनको ब्यूटी प्रोडक्ट में पैकिंग करके मार्केट में उतार देते हैं। तो इससे किसानों को काफी ज्यादा बेनिफिट होने लगा। तो अब हमारे पास जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का एक जमाना था, ट्रेडिशनल फार्मिंग को हम लोग एक्सेप्ट करते थे, अब ट्रेडिशनल फार्मिंग की जगह हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शियल फार्मिंग को स्वीकार किया जाने लगा और कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर। पहले एक फसल पर एकाधिक फसली मतलब कि मोनोक्रॉप पर ज्यादा हम फोकस करते थे। मोनोक्रॉप का मतलब होता है कि जैसे एक खेत होता था तो उस खेत में हम केवल गेहूं की बुआई कर देते थे, तो उस तरह की हम लोग फार्मिंग करना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब हम लोग एक ही खेत में कई फसलों को एक साथ लेने का कल्चर भी प्रारंभ कर दिए हैं। फिनलैंड, आपका म्यांमार है, आपका थाईलैंड है, यहां पर जैसे कि ये लोग क्या करते हैं कि चावल की खेती करते हैं, और चावल की खेती में क्योंकि पानी की बहुत अधिकता आवश्यकता होती है, तो इन खेतों में ये लोग मछली के सीड्स भी डाल देते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता कि हम मछली का भी प्रोडक्शन हो जाता है, और मछली के प्रोडक्शन के परिणाम साथ ही साथ हमारे पास जो इसेंशियल न्यूट्रिशन है रिक्वायर्ड होती है, वो मछली के द्वारा चावल को प्राप्त हो जाती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप हम उसी खेत से मछली का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसी खेत से हम धान का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी क्रॉप मेथड भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ एक खेत पर आपने देखा होगा गेहूं भी हम बुआई कर लेते हैं, उसी में हम सरसों की भी बुआई भी कर लेते हैं। तो मल्टी क्रॉप का अब जमाना आ गया है। तो हम दो विशेषताएं यहां पर देखते हैं कि पहली चीज तो मल्टी क्रॉप के वाले हम लोग एज पे आ चुके हैं, और दूसरा हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग की जगह पर क्या कर दिया है, कॉमर्शियल क्रॉप्स की तरह अपने आप को ओरिएंट कर चुके हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि अब हम टमाटो की खेती, टमाटर की खेती केवल छोटे से प्लॉट पे ना करके एक बड़े खेत में करते हैं, ताकि उसका उत्पादन करके बाजार में विक्रय हेतु लाया जा सके। तो इस प्रकार अब किसानों का जो एटीट्यूड है, देखने का तरीका जो देखने का है, वो काफी अधिक बदल चुका है। तो एकाधिक फसल की जगह पर उन्होंने मल्टी क्रॉप्स फैसिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अगला है मानसून पर निर्भरता। आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब आप देखते होंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी हमारे पास इरिगेशन के उतने अधिक संसाधन नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ तीन प्रकार की क्रॉप होती है। तो एक आपके पास स्टार्ट होती है खरीफ फसल, जो आपके पास जुलाई में प्रारंभ होती है, खरीफ फसल। उसके बाद क्या होता है कि रबी आपकी होती है ठंड में, और ठंड में आपका जनवरी या फरवरी से स्टार्ट होती है, और आपके पास होती है जायद फसल। तो जब इन तीनों क्रॉप के विषय में हम डीपली सोचते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो जुलाई महीने में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मोस्टली लोग खरीफ की फसल पर एग्रीकल्चर करना बहुत पसंद करते थे। फिर दूसरे स्थान पर क्या आता था, हमारे पास क्या होता है, आपका खरीफ, अब आपका पास रबी की फसल होती थी, और रबी की फसल को लोग क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन मोस्टली क्योंकि मानसून पर निर्भरता रहती थी, इसलिए जायद की फसल पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम रहा। तो लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के परिणाम स्वरूप आज ट्यूबवेल हो गए हैं। ठीक है, ट्यूबवेल के साथ साथ सोलर ट्यूबवेल भी मैंने देखा काफी ज्यादा इनका विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो वास्तव में मानसून के जुआ यानी डिपेंडेंसी ऑन द क्लाइमेट नहीं रह गई है। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिंचाई की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अधिक निर्भर पहले रहते थे, लेकिन वर्तमान दौर में अब हमारी निर्भरता इस पे खत्म या कम होती चली जा रही है।
लेकिन रिपोर्ट ये आ रही है कि आज भी ट्यूबवेल या बोरवेल उतने अधिक सफल नहीं हो पाए जितना आज भारत में रिक्वायरमेंट है। परिणाम स्वरूप भारत में आज भी 60% से अधिक खेती किस पे, वर्षा सिंचित क्षेत्र है, यानी जो आपका बारिश का पानी है उसी बारिश के पानी के माध्यम से उनकी सिंचाई संपादित की जा रही है। मानसून फसल की खेती के लिए आवश्यक पानी प्रदान करता है। हालांकि मानसून की अनियमित प्रकृति और सूखे और बाढ़ की लगातार घटना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर रही है। देश के कई हिस्सों में सिंचाई सुविधाओं की कमी भी इस चुनौती को वर्तमान में बढ़ा दे रही है। तो आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर को बहुत गौर से देखिएगा कि जब किसी राज्य में बहुत अधिक अतिवृष्टि होती है तो उसी समय किसी अन्य राज्य में ड्रॉट की न्यूज आती है, यानी सूखे का न्यूज आती है। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द क्लाइमेट, जिसके परिणाम स्वरूप एक राज्य में तो हमको अतिवृष्टि दिखाई पड़ती है जहां पर बारिश अधिक होती है, जिससे एग्रीकल्चर हमारा काफी अधिक नुकसान होता, और दूसरे क्षेत्र में ड्रॉट होता, सूखा दिखाई पड़ता है। तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ द क्लाइमेट है, और 60% किसान जो होते हैं आज भी इसके जद्दोजहद में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मानसून पर हमारी निर्भरता को कम करें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, ताकि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तेजी से डेवलप हो सके। अगला है खंडित भूमि जोत। खंडित भूमि जोत का मतलब होता है कि भारत में जो जोत होती है, जो हमारे पास होल्डिंग्स होती है, यानी लैंड होती है, इसको हम लोग होल्डिंग्स बोलते हैं, ये खंडित होती जा रही है। खंडित का मतलब होता है जैसे जैसे परिवार बढ़ते चल रहे हैं, परिवार का विभाजन होता चला जा रहा है, उस परिवार के विभाजन के परिणाम स्वरूप आज भी हमारे खेतों के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। जिससे एक रिपोर्ट आई कि जैसे जैसे खेतों का आकार छोटा होता चला जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी भी लगातार कम होती चली जाएगी। तो जब खेतों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या होगी, वो भूखों मरने लगेगी। तो इसलिए जो हमारे पास खेतों का आकार लगातार छोटा होता चला जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है, इस पर हमको बहुत अधिक फोकस करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे पास खेतिहर भूमि है, ठीक है, वो खंडित प्रकृति की है। भारत में जोत का औसत आकार लगभग 1.15 हेक्टेयर है, जो दुनिया में सबसे छोटा है। दुनिया में इतने छोटे छोटे लैंड, एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि याद रखना, जितने छोटे आपके लैंड होंगे एग्रीकल्चर लैंड, उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती जाएगी। जितना आपका खेत का साइज बड़ा होगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस प्रकार जो दुनिया में सबसे छोटे खेत हमारे बनते चले जा रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये छोटे भूमि, जो छोटे साइज के भूमि है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो इसलिए इस पर हमको विचार करना होगा। ये विखंडन किसानों के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना कठिन बना देता है। अब कैसे, देखो अमेरिका में अभी आप रिपोर्ट पढ़िएगा कि अमेरिका में एक खेत होते हैं, उन खेतों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां की सरकार करवाती है। अगर आपके खेत बहुत छोटे होंगे तो उसमें सरकार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव संभव नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े ट्रैक्टर, आपने देखा होगा विदेशों में बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, ज्यादा पावरफुल ट्रैक्टर होते हैं, तो क्योंकि वहां पर जो खेत के आकार होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो परिणाम स्वरूप बड़ी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनकी फर्टिलिटी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत में किसानों के जो खेत हैं उनके आकार इतने छोटे हो गए हैं कि आधुनिक कृषि पद्धतियां, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उनको एडॉप्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें आप देख लो जो आती हैं, आप पंजाब से आती है, अभी देखिएगा आपका गेहूं की कटाई चल रही है, धान की कटाई हो चुकी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आती हैं, लेकिन उनको एक ही प्रॉब्लम आती है कि आपका एग्रीकल्चर लैंड बहुत छोटा है, जिसपे हमारी इस मशीन को चलना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, तो हमको अपने क्या होते हो, लैंड का साइज छोटा नहीं होने देना है, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम आती जाएगी, और इससे मशीनरी और इनपुट की लागत अक्सर बहुत अधिक हो जाती है। ये किसानों को
बाजार में उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतों पर बातचीत करने की क्षमता को भी सीमित करता है। सपोज दैट आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, आपने उसमें तरबूज की खेती किया। अब उस तरबूज को आप उचित मार्केट पे ले जाने के लिए तो ट्रैक्टर चाहिए, बट आपकी तरबूज की संख्या कम है, तो जिसके परिणाम स्वरूप आपके फसल का अच्छा मूल्य बाजार की अनुपलब्धता के कारण नहीं उपलब्ध हो पाएगी और इससे किसानों को लॉस हो जाएगा। तो आज भी भारत में जो किसान रहते हैं उनको एक उपयुक्त मार्केट का अभाव होता है, क्योंकि उनके पास लैंड का साइज छोटा होता है और इस लैंड के साइज के छोटे होने के परिणाम स्वरूप वो अच्छे अपने क्रॉप को उचित मार्केट तक पहुंचाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी अधिक पूंजी नहीं होती। तो ये एक विशेषता हमारे पास है कि हमको इस पर पुनर्विचार करना होगा और लैंड होल्डिंग्स पर हमको कुछ पॉलिसीज पे और अधिक बात करनी होगी। अगली है पारंपरिक खेती। पारंपरिक खेती मैंने आपको अभी बताया कि क्रॉपिंग मेथड में आज भी हम लोग फोकस किस पे करते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, जुलाई का महीना आने वाला है, चलिए गेहूं के उत्पादन के विषय में सोचते हैं। लेकिन कभी हम मिंट फार्मिंग के विषय में क्यों नहीं सोचते हैं? मिंट फार्मिंग मतलब जिसको पिपरमिंट आप लोग बोलते हो, जबकि उसका बाजार में प्राइस इतना ज्यादा है। एलोवेरा फार्मिंग पर हम क्यों नहीं फोकस करते हैं? क्योंकि बाजार में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड, यहां तक कि फेस क्रीम के रूप में, माउथ वॉश के रूप में इतना ज्यादा पॉपुलर है, तो व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, एलोवेरा की फार्मिंग करें, हम मिंट की फार्मिंग करें, उसको बाजार में बेचें, उससे जो पैसे आए उससे हम लोग क्या करें, अदर प्रोडक्ट को खरीदें। तो आज भी हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोच है, जो हमारे मेथड है, वो केवल ट्रेडिशनल क्रॉपिंग तक ही सीमित रह जाते हैं। तो भारत में आज भी हम लोग पारंपरिक खेती को एक्सेप्ट करना बहुत पसंद करते हैं। आज भी हम फ्लोरिकल्चर की ओर नहीं जाते हैं कि हम फूलों की खेती करें, उन फूलों को हम बेचें। हम आज भी बनाना फार्मिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि केले की खेती करें और बड़े बड़े प्रोडक्ट को बेचें, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को बेचें और उससे जो अर्निंग हो उस अर्निंग से हम अपने परिवार को सर्वाइवल लाएं, यानी अदर प्रोडक्ट को खरीदें। तो आज भी हमारे पास पहली पसंद होती है कि हम ट्रेडिशनल क्रॉपिंग करेंगे। दूसरा, द मेथड जो आपके पास क्रॉपिंग का मेथड है, जो एग्रीकल्चर करने का मेथड है, आज भी वो हमारा ट्रेडिशनल है। सबसे बड़ी बात यह कि हम उसी मेथड से काम करते हैं जैसे मेथड से हमारे पुराने पूर्वज करते रहे हैं। हम उसमें न्यू इंप्रूवमेंट के विषय में नहीं सोच सकते हैं। तो ये एक भारतीय खेती के साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि हम मॉडर्न टेक्निक्स को एक्सेप्ट करने में आज भी हिचकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसी तरह से इग्नोर करते रहें या उसके जो फायदे हैं उसको नहीं स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रॉब्लम ज्यादा आती जाएगी। ठीक है, तो पारंपरिक कृषि पद्धतियों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। ठीक है, आज भी हम वही पुराने तरीके से काम करते हैं। कई किसान अभी भी सदियों पुरानी तकनीक और विधियों का उपयोग करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही। इसमें जैव उर्वरकों का उपयोग, फसल चक्रीकरण और अंतर फसलीकरण भी शामिल है। जबकि ये प्रथाएं अक्सर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है, वे खेती की उत्पादकता और लाभदायकता को भी सीमित कर देती हैं। यानी जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड है, वो कंटिन्यू डिक्लाइन होता चला जा रहा है। तो इस पर हमको पुनर्विचार करना अति आवश्यक हो जाता है। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं बिचौलियों पर निर्भरता। बिचौलियों पर निर्भरता का मतलब क्या हुआ कि आज भी हम जो मीडिएटर्स हैं उन पर बहुत डिपेंड करते हैं। ठीक है, भारतीय किसान बिचौलियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं जो किसानों और बाजारों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। ठीक है, मैंने एक गेहूं उत्पादन किया, अपने खेत में उत्पादन किया, गांव के व्यापारी को मैंने अपने अनाज को बेच दिया। ये गांव का व्यापारी मंडी लेकर जाकर के बेच देता है। तो ये आपका जो मंडी है, आज जो व्यापारी होता है गांव का, उस व्यापारी के माध्यम से हम अपने अनाज को, इस गेहूं के अनाज को पहुंचाते हैं। अगर मैं अपने गेहूं की फसल को डायरेक्ट मंडी में बेचूं तो शायद मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा, लेकिन इस बात को हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो जो इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द मीडिएटर्स हैं
आज भी हमारे परंपरा में बहुत अधिक बनी हुई है और कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव का मतलब क्या हुआ कि आज भी हम लोग डरते हैं मार्केट में कि हम कैसे बार्गेनिंग करेंगे, कहां से पर्ची कटाएंगे, कहां पर तौल कराएंगे, कहां पर ग्रेडिंग करेंगे। हम इन प्रक्रियाओं से डर लगता है हमको। तो आज भी किसानों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रक्रियाओं से बचने के कारण उन व्यापारियों का चुनाव कर लेते हैं और वो व्यापारी आपके अनाज को खरीदते हैं और अनाज को खरीदने के परिणाम स्वरूप मंडी में ऊंचे मूल्य पर बेच देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये व्यापारी वर्ग वास्तव में डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी से नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट उत्पादन की प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है, बल्कि इनडायरेक्ट आपके अनाज से वो काफी ज्यादा कमा लेता है। तो ये एक हमारे पास एक विशेषता है कि हम डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को मंडी या बाजार तक उपलब्ध नहीं कराते हैं और उसमें संकोच करते हैं। जो किसानों और बाजारों के बीच मध्यस्थ के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं, ये बिचौलिए जिन्हें अड़हाती या कमीशन एजेंट के रूप में जाना जाता है, अक्सर किसानों को उनकी उपज के लिए कम कीमत दे करके उच्च कमीशन वसूल कर उनका शोषण कर रहे हैं। बिचौलियों पर यह निर्भरता किसानों को और खासकर छोटे सीमांत किसानों के लिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ठीक है, तो किसानों के लिए आज भी इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार का एक कल्चर है, ये हमारे लिए आज भी प्रॉब्लम के रूप में जानी जा रही है। अगला पॉइंट है हमारे पास सरकार का हस्तक्षेप। ठीक है, आपको इंग्लिश मीडियम भी यहीं पर मिल जाएगा, ऊपर मैंने इंग्लिश मीडियम में भी रखा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो उनके लिए है। ठीक है, भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट को यह बात पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन फॉर द इकोनॉमी। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो इनपुट होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इनपुट जो है वो वास्तव में एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मेरा अच्छे से नहीं ग्रो करेगा तो निश्चित रूप से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उससे प्रभावित हो जाएगा। तो सरकार इसलिए बहुत अच्छे से समझती है कि अगर मैंने बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं अपनाई तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए मुसीबत का हो जाएगी। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रॉपरली चलने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपर डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती रहती है। सरकार उन प्रोडक्ट या फसलों पर तुरंत प्रतिबंध लगाती है जो देश की इकोनॉमी के लिए अनुकूल नहीं है, उन प्रोडक्ट को लिए ज्यादा प्रमोट करती है जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आटा, दाल, चावल, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप पर सरकार बहुत अधिक फोकस करती है। जिन इनपुट्स को, जैसे रबर इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रबर को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उन रबर का उत्पादन खुद अपने देश में करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। तो इस प्रकार सरकार क्या करती है कि इनमें सब्सिडी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने देखा होगा मंडी में एक होता है, सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च करती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत मान लीजिए आपके गेहूं का दाम उसकी लागत मूल्य से कम हो जाता, कभी कभी हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई की पावर मार्केट में काम करती है। तो अगर गेहूं का मूल्य बाजार मार्केट मैकेनिज्म ये करते कि उसका मूल्य बाजार लागत से कम हो जाए तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपसे अनाज खरीद लेगी। मतलब किसानों को सरकार नहीं, क्या होता है, नुकसान होने देना चाहती है। सरकार वो चाहती है कि किसान काम करें, किसान उन क्रॉप्स को ग्रो करें, उगाएं, जो क्रॉप्स हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार की ये मंशा होती है। अगर मान लीजिए गेहूं पे या आपके पास चावल पे किसान, उससे क्या हो जाता है, लॉस हो गया, लॉस होने के बाद नहीं आगे आना चाहते हैं तो सरकार जानती है कि हमारे देश में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार जो अनिवार्य वस्तुएं, आवश्यक वस्तु के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं, उनको सरकार खुद मॉनिटरिंग करती है। एक सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर आवश्यक वस्तु अधिनियम, कभी देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम।
आवश्यक वस्तु अधिनियम सेक्शन के अंतर्गत 1955 में लॉन्च हुआ। इसके अंतर्गत इसेंशियल कमोडिटी को आप कंजप्शन से अधिक बिना परमिशन के स्टोर भी नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आप गेहूं है, गेहूं आपके पास जितना उत्पादन हुआ उस गेहूं को आप अपने पास केवल खाने के लिए रखिए, बाकी आप मार्केट में बेच दीजिए। लेकिन अगर आपने जानबूझ करके इसको स्टोर कर रहा, मार्केट के में डिमांड एंड सप्लाई को आपने फ्लैक्चुएट करना चाहा, तो आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो आप आवश्यक वस्तु, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आप क्या होते हैं, इनके मार्केट मैकेनिज्म को आप अनावश्यक प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो सरकार इसकी डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में प्रॉपर बनी रहे, इस पर सरकार हस्तक्षेप करती रहती है। और इसके अलावा सरकार बीच बीच में इन प्रोडक्ट को उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि किसानों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो किसान समर्थ करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को लागू करती है। और इनमें इनपुट सब्सिडी, जैसे आप ट्रैक्टर खरीदते हो, ट्यूबवेल लगाते हो, तो इन पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का तात्पर्य यही हुआ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ऋण माफी, जैसे किसान क्या होते हैं, कभी कभी लोन ले लेते हैं तो लोन को माफ कर दिया जाता। हालांकि इन हस्तक्षेप की प्रभावशीलता सीमित रही और अक्सर सबसे कमजोर किसानों तक पहुंचने में विफल रही। यानी जो सरकार इतनी प्रकार की एक्टिविटी संपादित करती है, इन एक्टिविटी का लाभ केवल बड़े किसानों को हो पाता है, छोटे किसान इसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए सरकार, मतलब इसलिए किसानों को लगता है कि ये सारी चीजें जो सरकार द्वारा किया जा रहा कार्य है वो केवल बड़े किसानों के लिए, छोटे किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पर भी हमको विचार करना होगा ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपरली ग्रो करे, डेवलप होता रहे। आगे हम बात जब करते हैं तो आगे मैं बात करता हूं तो मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूं। और कंक्लूजन ये करता है कि भारतीय कृषि की कई अनूठी विशेषताएं हैं, ठीक है। आज भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है, सर्वाइवल के लिए अनाज देता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता। आज भी किसी को कुछ नहीं मिलता, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर के अपने जीविका का संसाधन जुटा सकते हैं। जो दुनिया भर की अन्य कृषि प्रणालियों से भारतीय कृषि प्रणाली, एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, मेथड है, बिल्कुल यूनिक है। इसमें निर्वाह खेती, बहुफसली खेती, मानसून पर निर्भरता, खंडित भूमि जोत, पारंपरिक कृषि पद्धतियां, बिचौलियों पर निर्भरता, सरकारी हस्तक्षेप आदि शामिल है। जब इन विशेषताओं ने भारतीय किसानों को जो हजारों वर्षों तक जीवित रहने और फलने फूलने में मदद की है, वे महत्वपूर्ण वर्तमान में चुनौतियां भी पेश हो रही हैं। तो सरकार इस सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए कई रणनीतियां बनाई, एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है वो भी बनाई गई ताकि किसानों को लाभ मिल सके। तो इस प्रकार जब हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, डीपली अंदर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वर्तमान में इतनी विशेषताएं हैं जो मैंने आज के आपके साथ डिस्कस किया, जो वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हमको देखने को मिलती हैं। तो अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है।